सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम सेशन में डिस्कस करने वाले वो मेरा सेशन हिंदी का है और हिंदी में एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिससे हर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, चाहे वो किसी ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा हो, चाहे वो किसी स्टेट लेवल की परीक्षा हो, चाहे ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा हो, आपको समाज से एक ना एक क्वेश्चन उसमें जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो आज समाज को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। और अभी तक जो नए व्यूअर मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो कुछ भी नहीं करेंगे। लास्ट में जब वीडियो सबसे अच्छी लगेगी तब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें समास की, तो ये समास होता क्या है? तो समास को कहते हैं हम लोग, शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। शब्दों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इतना याद रखना, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है ना। और देखो, एक समास होता है हिंदी में, एक होता है आपका संधि, एक होती है आपकी संधि। समास और संधि की डिफिनेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, थोड़ा सा फर्क रहता है बस। समास जो होता है वो शब्दों का मेल होता है, जबकि संधि जो होती है वो वर्णों का मेल होती है, वो वर्णों का मेल होती है। तो कंफ्यूज मत रहना, समास होता है शब्दों का मेल और जो संधि होती है वो होता है वर्णों का मेल। ठीक है ना। इतना क्लियर। समास किसे कहते हैं? तो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब बात करते हैं समास मेरे होते कितने प्रकार हैं। तो समास टोटल आपके 6 प्रकार के होते हैं। ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। तो समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं जरा समझो। पहला आता है आपका अव्ययी भाव समास। क्या आता है? अव्ययी भाव समास। और दूसरा आपका आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है ना। तत्पुरुष हो गया। और तीसरा आपका हो गया कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। फिर चौथा हो गया आपका द्विगु समास, द्विगु समास। और पांचवा आपका हो गया द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और लास्ट आपका आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो ये 6 समास आपके होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब इन 6 समासों को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करते हुए चले जाएंगे विद एग्जाम्पल। मैं आपको इसकी डिफिनेशन भी बताऊंगा और मैं इसको आपको पहचानने की ट्रिक भी बताऊंगा, तो दिक्कत मत लेना, सब कुछ क्लियर करा दूंगा। बस काम आपको एक करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं पहला समास। पहला क्या होता है मेरा? अव्ययी भाव समास होता है। अब एक एक को हम लोग और अच्छे से डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए, समास किसे कहते हैं? तो समास कहते हैं हम लोग शब्दों के मेल को समास कहते हैं। पहला समास जो मेरा आता है वो होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। देखिए, इसमें समास में होता क्या है? इसका जो होता है तुम्हारा पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, बस पहला पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। ये होता है तुम्हारा अव्ययी भाव समास। अगर अव्ययी भाव समास जो होगा उसमें पहला पद प्रधान होगा, लेकिन इसकी समझने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जो पहला पद होगा, पहला पद आपका छोटा होगा दूसरे पद की अपेक्षा, पहला पद आपका छोटा होगा दूसरे पद की अपेक्षा, क्योंकि आपको पता है समास जो होगा कई शब्दों का मेल होता है, तो जो पहला पद होगा वो छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया यथाशक्ति। क्या लिख दिया? यथाशक्ति। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यथा ये आपका छोटा है जबकि शक्ति बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहूँ तो आपका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? जैसे मैं कहूँ प्रतिदिन, मैंने कह दिया प्रतिदिन। अब ये प्रतिदिन में देखो कि प्रति जो है आपका, प्रति ये छोटा है, प्रतिदिन ये भी दिन से भी छोटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है ना। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसका पहला पद प्रधान होता है, और या आप इसको ऐसे कह लें कि जिस समास में पहला पद दूसरे पद की प्रधानता बतलाता है वो मेरा अव्ययी भाव समास होता है। देखिए, अब इसी एग्जाम्पल को मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मैंने कह दिया प्रतिदिन,
प्रतिदिन, इसका मतलब क्या हो गया प्रत्येक दिन। लेकिन अगर मैं प्रति को हटा दूं तब क्या बचा, एक मेरा अकेला दिन बचा, लेकिन मैंने प्रति लगा दिया तो इसका मतलब प्रत्येक दिन। तो ये मेरा पद जो है इस पद की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं, होता है हमारा तत्पुरुष समास। क्या होता है तत्पुरुष समास। आपने कारक चिन्ह तो पढ़ा ही होगा, कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करर से, ये सब जो होते हैं ये तत्पुरुष समास में आते हैं। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें ये जस्ट अव्ययी भाव का अपोजिट होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ये बात हो गई समझने वाली। लेकिन इसमें हम लोग समझेंगे कैसे, अगर एग्जाम्पल आ गया तब कैसे समझेंगे। अगर हम जो हमको दिया होगा वाक्य, जो हमको शब्द दिया होगा, उसको जब हम लोग समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तब वहां पर हमको कारक चिन्ह लगेगा, मिलेगा। कारक चिन्ह होता है वहां पर, बस कारक चिन्ह होता है। और कारक चिन्ह आप लोग बताओ, जानते भी हो, कर्ता ने कर्म को करर से, ये सब कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपसे कहूं यहाँ पर कि जैसे मैंने कह दिया, जैसे मैंने क्या कह दिया कि राजपुत्र, मैंने एक एग्जांपल कह दिया राजपुत्र। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। अब मैंने इसका जब राजपुत्र का समास विग्रह किया तो मैंने देखा यहाँ पर का कारक चिन्ह आ रहा, क्या रहा, का कारक चिन्ह आ रहा। तो इसलिए का हमारा जब आ गया कारक चिन्ह तो तत्पुरुष समास हो गया। अगला मैंने कह दिया राजकुमार, मैंने कह दिया राजकुमार, तो इसका जब समास विग्रह करेंगे तो बन जाएगा राजा का कुमार, राजा का कुमार। तो यहाँ पर जो तुम्हारा का आया ये हो गया तत्पुरुष चिन्ह यानी कारक चिन्ह, तो इससे हमारा तत्पुरुष समास हो गया। आपको एक चीज याद रखनी है, तत्पुरुष समास, अगर आपको कोई शब्द दिया गया उसका अगर आप समास विग्रह करोगे, अगर कारक चिन्ह आ रहा है तब वो मेरा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ गए कि नहीं समझ गए। अब तत्पुरुष समास के कुछ भेद होते हैं जिसको मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस कराऊंगा। अगर मैं इसी वीडियो में डिस्कस करा दूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये होता है तत्पुरुष समास। अभी मैं लास्ट में एक एग्जाम्पल से और अच्छे से सब एग्जाम्पलों को समझते हुए चला जाऊंगा। ठीक है ना। अच्छा, तीसरा आता है मेरा कर्मधारय। लिखना कुछ भी नहीं है, समझ कर चलना है बस। आप एक बार वीडियो को मन से देख लोगे तब आपका समास का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा मेरा आता है कर्मधारय समास। क्या आता है, कर्मधारय समास। ये समास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है कर्मधारय समास में, यहाँ पर पहला पद और दूसरा पद, दोनों जो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, इन दोनों पदों से जब हमारा समास विग्रह होता है वो किसी तीसरे पद को बताता है। किसको बताता है, किसी तीसरे पद की विशेषता बतलाता है। बस इसमें विशेषण होता है, आप ऐसे समझ लें कि इसमें विशेषण होता है, वो विशेषता बतलाएगा बस। जैसे एग्जाम्पल से मैंने कह दिया नीलकंठ, मैंने एग्जाम्पल से क्या कह दिया, नीलकंठ। अब नीलकंठ, कंठ माने ये गला और नील माने नीला, नीला है गला जिसका, नीला है गला जिसका, इसका मतलब क्या हो गया, नीला किसका गला है। तब तीसरा बंदा कौन सा रहा, भगवान शंकर। कौन से, शंकर या भोलेनाथ जिनको कहते हैं, उन्होंने विष पिया था ना, याद है। तो तीसरा, इसमें जो पहला पद दूसरा पद, ये दोनों पदों से तीसरा पद मिल गया मेरा शंकर। तो यहाँ पर शंकर जी की विशेषता बतलाई जा रही है कि उनका कंठ जो है नीला है। ठीक। अच्छा, एक और, जैसे मैंने कह दिया लाल मणि, लाल मणि, तो यहाँ पर मणि कैसी है, मणि यहाँ पर लाल है, यहाँ पर मणि किस कैसी है, लाल है। तो लाल मणि, हमारा मणि की विशेषता बता रहा कि कैसी है, लाल है। तो कौन सा समास, कर्मधारय समास। जिन समासों में विशेषता बतलाई जाएगी, विशेषण होता है, वो मेरे कर्मधारय समास होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं बता दूं, एक और एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया आपसे, जैसे कह दिया चरण कमल। क्या कह दिया, चरण कमल। अब बताओ इसमें कौन सा समास हो जाएगा, चरण कमल में कौन सा समास हो जाएगा। देखिए मैंने कह दिया चरण कमल,
चरण कमल। अब यहाँ पर जो चरण है, चरण माने पैर, पैर जो हैं वो किसके समान है? कमल के समान है। पैर जो कमल के समान है, कमल के समान है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? कर्मधारय समास। यहाँ पर चरणों की विशेषता बतलाई गई, यहाँ पर पैरों की विशेषता बतलाई गई कि वो कमल के समान है, अर्थात यहाँ पर कर्मधारय समास है। क्वालिटी बताई जा रही है बस, ठीक है। अच्छा, चौथे की बात करते हैं तो चौथा हमारा आता है द्विगु समास। चौथा क्या आता है हमारा? द्विगु समास। ये समास बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग इसको बहुत छोटे से पढ़ते हुए आए हो, ठीक है ना। चौथा क्या होता है मेरा? द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास। इन समासों में क्या होता है? गिनती होती है। क्या होती है? गिनतियां होती हैं बस। आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े हो ना, इसमें गिनतियां होती हैं, गिनतियां। जैसे मैंने बता दिया पहला चौराहा। क्या बता दिया? चौराहा। चौराहा का मतलब क्या होता है? चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, राहों का समूह। अब यहाँ पर देखोगे कि जो हमको वाक्य दिया गया था, जो हमको शब्द दिया गया था, उसका मैंने समास विग्रह किया तो वहां पर एक संख्या आई, क्या आ गई? 4 आ गई। तो 4 राहों का समूह यानी कि चौराहा, तो चौराहा हमारा क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने जैसे कहा त्रिदेव, मैंने कहा त्रिदेव। अब त्रिदेव का मतलब 3 देवों का समूह। क्या बन गया? 3 देवों का समूह। तो 3 देवों का समूह, ये हमारा 3 क्या आ गया? 3 हमारा आ गया संख्या, जो कि मेरी एक द्विगु समास हो जाएगी। द्विगु समास और कर्मधारय समास में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, तब आप लोग याद रखना। अच्छा, मैं यहाँ से करूँ त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, अब त्रिनेत्र ये बताओ तुम्हारा द्विगु है कि द्वंद्व? द्विगु है कि कर्मधारय? त्रिनेत्र। तब 3 है नेत्र, लेकिन यहाँ पर द्विगु नहीं होता है, यहाँ पर होगा 3 है नेत्र। जिसके किसके 3 नेत्र हैं? तो किसके? शंकर जी के 3 नेत्र हैं। तो यहाँ पर शंकर जी की विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए त्रिनेत्र हमारा द्विगु समास नहीं होगा। तो ये बात दिमाग में जरूर सेट करके रहना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ से एक और बताऊँ, जैसे मैंने कह दिया नवरात्रि, मैंने कह दिया नवरात्रि, तो नवरात्रि में कौन सा समास है? नवरात्रि में मेरा द्विगु समास हो जाएगा। नवरात्रि, नवरात्रि, यहाँ पर हो जाएगा नवरात्रियों का समूह, 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह हमारा क्या हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा द्विगु समास। यानी कि निकल हम लोग जो हमको शब्द दिया रहेगा उसका जब समास विग्रह करेंगे तब वहां पर एक संख्या आएगी और वो संख्या ही रहेगी। वो किसी अगर तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा तो जब तीसरे व्यक्ति पर पहुंच जाएगा तब मेरा कर्मधारय समास हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब 5वें समास पे चलते हैं, जो कि है मेरा द्वंद्व समास, जो कि है मेरा द्वंद्व समास। ये समास में जो होता है तुम्हारा योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है, ठीक है ना। 5वां मेरा होता है वो होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। बस ये होता है तुम्हारा आपका द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास क्या होता है? देखिए द्वंद्व, अब द्वंद्व का मतलब क्या हो गया? 2। यहाँ पर 2 शब्द आएंगे तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात आप लोग योजक चिन्ह जान लो। बस योजक चिन्ह लगा होता है, बस योजक चिन्ह पता है कैसे लगा होता है? कैसे लगता है योजक चिन्ह आप लोगों को पता है? योजक चिन्ह आपका डैश ऐसे के रूप में लगता है बीच में। एक एग्जाम्पल से मैंने कह दिया, जैसे मैंने कह दिया माता पिता, माता पिता, तो यहाँ पर माता और पिता, इसका बन जाएगा माता और पिता, माता और पिता। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि योजक चिन्ह आ गया, तो योजक चिन्ह आ जाएगा तब समझ जाना ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर योजक चिन्ह आ रहा तब समझ जाना द्वंद्व समास ही होगा, ठीक है ना। एक बात आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें उल्टा होता है, एक शब्द दूसरे शब्द के उल्टा होता है। माता और पिता दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे मैंने कह दिया सुख दुख, मैंने कह दिया सुख दुख, तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर योजक चिन्ह अगर पकड़ना है तो योजक चिन्ह से पकड़ सकते हो, द्वंद्व समास है। अगर इससे नहीं पकड़ सकते हो तो ये सुख और दुख जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, सुख और दुख एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आई होप कि आपको द्वंद्व समास भी क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए आपको करना क्या है, द्वंद्व समास में आपको योजक चिन्ह याद रखना है। योजक चिन्ह आपका ऐसे लगता है बीच में,
ठीक है, ये बीच में द्वंद्व चिन्ह होता है, द्वंद्व समास होते हैं। लास्ट समास जो मेरा होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। लास्ट जो आता है मेरा वो होता है बहुब्रीहि समास। ये बहुब्रीहि समास क्या होता है, ये भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पेपर में यही पूछा जाता है। 6 नंबर बहुब्रीहि समास, हर पेपर में इससे बनता ही बनता क्वेश्चन है। बहुब्रीहि समास, ये समास क्या होता है जरा बता दीजिए, कोई डाउट है? अगर आप लोग इसका बता सकते हैं आंसर तो आप लोग बताइए भाई, ये बहुब्रीहि समास क्या होता है, जल्दी से सभी साथी बता दीजिए ये बहुब्रीहि समास क्या होता है। देखिए जो दोनों पद तुम्हारे होते हैं, दोनों पद ये तुम्हारे क्या होते हैं, इसमें दोनों पद तीसरा पद बताते हैं बस। दोनों पद जो होते हैं तुम्हारे वो तीसरा पद की बात करते हैं बस। दोनों पद तीसरे पद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तीसरे पद की बात करते हैं, तीसरे पद की बात करते हैं। अब जैसे मैंने कह दिया एक एग्जाम्पल से दशानन, क्या कह दिया? दशानन। अब इसका क्या बन जाएगा? 10 माने, अब आप तो कहोगे सर यहाँ पर 10 आ गया जो कि मेरा संख्या है, ये आपका द्विग बन गया, जो कि एकदम रॉन्ग आंसर हो जाएगा। 10 है आनन, 10 हैं आनन माने सिर, और 10 हैं आनन, किसके 10 आनन हैं? तो 10 आनन रावण के हैं, तो तीसरे व्यक्ति की बात कर दिया गया, तो ये हो जाएगा मेरा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। जैसे मैं कहूँ, जैसे मैंने कह दिया चतुर्भुज, चतुर्भुज, तो ये हो गया मेरा चतुर्भुज। इसका मतलब क्या हो गया? 4 हैं भुजाएं जिसके, 4 भुजाएं किसके हैं? तब 4 भुजाएं विष्णु जी के हैं, तो ये विष्णु जी की बात हो गया। अभी मैंने आपको त्रिनेत्र बताया था, त्रिनेत्र भी आपका बहुब्रीहि में आएगा। त्रिनेत्र जो बताया था वो भी आपका बहुब्रीहि में आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये सब क्लियर हो गया, समझ हो गया, तो वीडियो कर देना लाइक, शेयर और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।